friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you another part of class 7 chapter number 6 physical and chemical changes. सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, प्लीज़ आप वहाँ से जा कर के पार्ट 1 देखिए। और मैं सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्टिविटी 6.8 टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब। आपको एक विनेगर का यानी कि सिरका, विनेगर को हिंदी में सिरका कहते हैं, तो आपको 1 टीस्पून फुल भर करके सिरका लेना है और उसको टेस्ट ट्यूब में डालना। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और उसमें छोटा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा का डालना है। यू वुड हियर हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। आपको बुदबुदाहट की आवाज़ सुनाई देगी और आपको कुछ बुलबुले टाइप के गैस के निकलते हुए ऊपर दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। आपको ये जो गैस निकल रहा है इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब लाइम वाटर जो बना हुआ है उसमें इसको डालना है, इस गैस को जो कि ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये रहा फिगर 6.5। इस तरह से आपको सेट कर देना। इसमें विनेगर प्लस बेकिंग सोडा और ये जो बुदबुदाहट से गैस निकल रही है इस गैस को यहाँ के इस तरीके से लाइम वाटर के सॉल्यूशन में डाल देना है। What happened to the lime water? लाइम वाटर के साथ क्या होता है? Do you see any changes in the color of the solution? सॉरी, यहाँ पे द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। जो चेंज हो रहा है टेस्ट ट्यूब में वो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। विनेगर एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मिलता है हमें। विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो बुदबुदाहट सी गैस निकल रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, प्लस अदर सब्सटेंस। ये जब जुड़ेगा तब द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। तो उनका जो रिएक्शन होगा लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर CaOH2 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। ये निकलेगा साथ में। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड वो लाइम वाटर में जाएगा, मिलेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को दूधिया बना देगा, मिल्की बना देगा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लाइम वाटर दूधिया हो जाता है तो इससे ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। चैप्टर नंबर 10 में हम ये दिखाएंगे कि जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। In activities 6.6 to 6.8, you saw that in each change one or more new substances were formed। 6.6 से लेकर 6.8 एक्टिविटी तक आपने देखा कि जो भी चेंज हो रहा है उसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं। In activity 6.6 the ash was the new substance formed when magnesium was burned। 6.6 में एक्टिविटी में आपने देखा कि जो मैग्नीशियम का रिबन जब जला था तो एक ऐश यानी कि राख मिला था। In activity 6.7 the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper। जब एक्टिविटी 6.7 में रिएक्शन हुआ था कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ, तो 2 प्रोडक्ट मिले थे, सल्फेट और आयरन सल्फेट और कॉपर मिले थे हमें। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, दोनों नए सब्सटेंसेस थे। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन इन एक्टिविटी 6.8 में कॉपर जो है वो डिपॉजिट था सेविंग ब्लेड के ऊपर, आयरन के ऊपर। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। और एक्टिविटी 6.8 में विनेगर और सोडा के जो मिक्सचर है उससे हमें क्या मिला? नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में नया सब्सटेंस जो बना है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change। ऐसे परिवर्तन जो कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है वो केमिकल चेंज कहलाता है। A chemical change is also called a chemical reaction। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। केमिकल चेंज को हिंदी में
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में भी केमिकल चेंज बहुत ज़रूरी है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो केमिकल चेंज के ही का ही रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन और सच एज आयरन फ्रॉम आयरन, और मतलब आयरन को आयरन से निकाला जाए, वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो हमें एक सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी केमिकल चेंजेस की। मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक दवा जो है वो इस चेन का एंड होगी केमिकल रिएक्शन के। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। कुछ यूजफुल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स, ये भी केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट होते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। हर एक नया जो मटेरियल बनता है वो केमिकल चेंज के ही बाद में बनता है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। हमने देखा है कि एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस जो हैं वो बनते हैं केमिकल चेंज में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग चेंज अकम्पनी अ केमिकल चेंज। ये सारे परिवर्तन भी हो सकते हैं, वो चेंजेस भी होते हैं सब्सटेंसेस में, जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड। साउंड में बी प्रोड्यूस, साउंड भी बंद निकलता है। चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, अ गैस में बी फॉर्म्ड। ये सब कुछ हो सकता है केमिकल चेंज में। Let us look at some examples. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. आपने देखा कि जो मैग्नीशियम की रिबन हमने जलाई थी, स्ट्रिप जलाई थी, वो एक केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। लकड़ी का जलना, कोल का जलना या पत्तियों का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है, केमिकल चेंज ही होता है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस अगर जलता है तो वो केमिकल चेंज ही होता है उसमें। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। और बर्निंग तभी होगा जब उसमें हीट होगी, तो हीट वहाँ पे रहती है। एक्सप्लोशन of a fire is a chemical change. Firework is a chemical change. मतलब हम जब पटाखे चलाते हैं तो वो भी केमिकल चेंज होता है। You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. जब हम ये सब कुछ करते हैं, यानी कि जब हम फायरवर्क यानी कि पटाखे चलाते हैं, तो उससे हीट में उपयुक्त प्रोड्यूस होती है, लाइट, साउंड, अनप्लीसेंट गैस जो कि ज़रूरत नहीं होती है जिन गैसों की, वो गैसें निकलती हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। डैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क। यही वजह है कि आपको मना किया जाता है कि आप पटाखों के साथ मत खेलिए, क्योंकि पटाखों को जलाने से कभी भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जब हम पटाखे चलाते हैं तो वो धुआं देता है, फालतू की स्मेल आती है उससे, फालतू गैस उसमें से निकलते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। तेज़ आवाज़ होती है जो कि हमारे कान को ख़राब कर सकती है या बूढ़े बुज़ुर्गों को उससे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमें कहा जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि आप पटाखों को मत जलाइए। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? जब खाना ख़राब हो जाता है तो वो बदबू करने लगता है, इसमें से अलग सी स्मेल आती, क्या ये भी केमिकल चेंज होता है? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. आपने देखा होगा कि एक सेब का टुकड़ा जो कि अगर हम तुरंत उसको ना खाएं तो वो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कलर आ जाता है। कंज्यूम का मतलब होता है खा लेना, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत खाएं। अगर हम तुरंत नहीं खाते हैं तो उस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम्स। अगर आपने ये चेंज नहीं देखा है तो आप तुरंत एक एप्पल कट करिए और उसके टुकड़े को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। यही सेम एक्टिविटी आपको आलू को काट के भी देखना है और ब्रिंजल यानी कि बैंगन को भी देखना है काट करके। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। जो कलर में चेंज हो रहा है ना इनके, वो एक नए सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस। और ये चेंज जो है वो केमिकल चेंज नहीं है। In chapter 5 you neutralized an acid with a base. Is neutralization
रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। चैप्टर नंबर 5 में आपने न्यूट्रलाइज किया था एक एसिड को बेस के साथ। जो न्यूट्रलाइजेशन है वो भी क्या केमिकल रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नहीं है। 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, आयरन लोहे में जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। चलिए हम फिर से चलते हैं जंग लगने वाले बात पे। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये एक ऐसा चेंज है आयरन में, लोहे में, जो कि आयरन को पूरी तरह से खराब कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो ये आयरन जो होता है लोहे का इस्तेमाल होता है पुल को बनाने में, शिप्स को, कार को, ट्रक के पार्ट्स को, इन सबको बनाने में लोहे का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर उनमें जंग लग जाएगा तो वो पूरा ही उनको खराब कर देता है जंग। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो इस इक्वेशन में हम दिखा सकते हैं। आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं इसमें, प्लस वाटर H2O इज इक्वल टू रस्ट यानी कि जंग, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। जो जंग लगता है वो किसके प्रेजेंस में लगता है, वो ऑक्सीजन और वाटर या फिर वाटर वेपर, इनके प्रेजेंस में जंग लगता है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. जब कोई जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है ना एयर में वो हाई होता है, जब ज़्यादा होता है हवा में तो जंग लगता है। मतलब कि जब वाटर में ह्यूमिड ज़्यादा रहता है, इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर, तो जो जंग लगने वाला प्रोसेस होता है वो जल्दी हो जाता है, तेज़ी से होता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम कैसे बचाएं अपने लोहे के सामान को जंग लगने से। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। आपको जो आर्टिकल है आपका आयरन का, उसको आपको ऑक्सीजन से, वाटर से या फिर दोनों से बचा के रखना पड़ेगा। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। इसका सिंपल एक वे है कि आप आयरन के आर्टिकल को पेंट कर दीजिए या तो ग्रीस कर का एक कोट लगा दीजिए पूरा। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। बल्कि ये जो कोट आप लगा रहे हैं पेंट या ग्रीस का, वो आपको हमेशा रेगुलरली लगाना पड़ेगा। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। या फिर एक दूसरा भी तरीका है लेयर आयरन के आर्टिकल को जंग लगने से बचाने के लिए कि आप उस पर एक लेयर लगा दीजिए क्रोमियम या फिर जिंक का। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ग्लेविनाइजेशन। ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर डिपॉजिट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लेविनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर ग्लेविनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन के पाइप, लोहे के पाइप हमारे घरों में यूज होते हैं पानी को ऊपर से नीचे ले जाने में या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, वो ग्लेविनाइज्ड होते हैं ताकि उनको जंग ना लगे। You know that ships are made of iron and a part of them remains under water। आप ये जानते होंगे कि जो शिप्स होते हैं यानी कि जो जहाज होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और जो जहाज का आधा हिस्सा होता है वो पानी के अंदर होता है। वन ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और जो हिस्सा ऊपर होता है पानी में नहीं होता है शिप का, उस हिस्से में भी पानी की कुछ कुछ बूंदें जाती रहती है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स। और सबसे बड़ी बात कि जो सी का वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स होते हैं यानी कि लवण होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और जो सॉल्ट वाटर होता है यानी कि जो खारा पानी होता है, लवण वाला पानी होता है, उस पानी में से जो रस्ट का फॉर्मेशन होता है ना, जंग का फॉर्मेशन, वो ज़्यादा तेजी से होता है। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पिट ऑफ बीइंग पेंटेड। इसलिए यही कारण है कि जो शिप्स होते हैं वो जल्दी जंग उनमें लग जाती है और वो जल्दी खराब हो जाते हैं, कितना भी उनको पेंट कर लो फिर भी। So much so that a fraction of ships iron has to be replaced every year। इसलिए जो शिप में लगे होते हैं ना जितने भी लोहे के पार्ट्स या जैसे भी, उनको हमेशा चेंज करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। और आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है हर साल हमारे देश में ये लोहे के को जंग लगने के वजह से।
नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने 6 क्लास में पढ़ा था कि जो सॉल्ट है वो हमें इवेपोरेशन यानी कि सी जो समुद्र का पानी होता है जब वो इवेपोरेट कर जाता है यानी कि उड़ जाता है तो जो नीचे बचता है वो हमें सॉल्ट मिल जाता है वहाँ से सी के वाटर से। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। जो इस तरीके के सॉल्ट हमें मिलते हैं ना ये प्योर नहीं होते हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और ये क्रिस्टल जो है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। एक्टिविटी 6.9 टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको एक फुल कप वाटर लेना है बीकर में और उसमें कुछ ड्रॉप्स डालने हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के। हीट द वाटर और उसके बाद उस पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूअसली। उसके बाद जब वो उबलने लगेगा तो उसमें आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे डालना और उसको लगातार चलाते रहना है। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार और स्टीयरिंग का मतलब होता है चलाना। 6.6 फिगर 6.6 ये रहा, कॉपर सल्फेट है और ये क्रिस्टल्स है नीचे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। और आपको तब तक सल्फेट पाउडर को डालते रहना है जब तक कि अब उससे ज़्यादा सल्फेट पाउडर नहीं पड़ सकता है तब तक डालना है आपको। फिल्टर द सॉल्यूशन, उसके बाद उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। अलाउ इट टू कूल, उसके बाद उसको ठंडा होने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। और जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो रहा हो तब आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, उसके बाद कुछ देर बाद उस सॉल्यूशन को देखिए। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। क्या अब ठंडा होने के बाद आप कॉपर के जो क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट के वो आप देख सकते हैं, और अगर अभी भी नहीं देख सकते तो कुछ और टाइम वेट करिए फिर आप उसको देख सकते हैं। चेंज दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यहाँ पे आपने इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। अब आप अपने आसपास होने वाले केमिकल और फिजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करिए और ध्यान दीजिए कि कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यहाँ पे एंड हो रहा है। ये पार्ट मैंने सिर्फ ये चैप्टर मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स में बनाए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके आगे मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी। मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।